उच्च गति अभ्यास खंड 2 प्रतिलेखन संख्या 37 व 38। गति 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होने में समय शेष है 5 सेकंड। रेडी स्टार्ट। महोदय, मैं इस बात पर भी जोर देना चाहूँगा कि इस स्थिति का वास्तविक हल बेहोशी की दवा देकर नहीं किया जा सकता। इससे रोग के लक्षणों की उग्रता को तो कुछ समय के लिए भूला जा सकता है, पर अंततः तो रोग बढ़ ही जाता है। सभी जगह राजनीतिज्ञों की इस उलझन को मैं समझता हूँ, जो बड़े उपायों पर सच्ची सहमति न होने के अभाव में तात्कालिक लाभ के उपायों को ही प्राथमिकता देने लगते हैं। इसलिए आज वास्तविक आवश्यकता इस बात की है कि लोगों और परिवारों को जल्दी से लाभ पहुंचाने के उपायों में और पूरे समाज को लाभ पहुंचाने वाले दीर्घकालीन उपायों के बीच सामंजस्य और तालमेल स्थापित किया जाए, क्योंकि अप्रत्यक्ष ढंग से उन से भी लोगों और व्यक्तियों को लाभ पहुंचता है। इसलिए हमारा कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति, परिवार और समाज सभी के लिए उपयुक्त हो और माइक्रो स्तर पर तीनों तरफ चलने वाले हमारे प्रयास एक ओर मिल जाएं। हमारी 8वीं योजना में इसी बात पर जोर दिया गया है। इस योजना में ग्रामीण विकास की राशि में भारी वृद्धि की गई है, जो 11,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपये कर दी गई है। इसमें जिन कार्यक्रमों को शामिल किया गया है, उनमें रोजगार पैदा करना, रोजगार का आश्वासन देना, समन्वित बाल विकास योजनाएं, टीकाकरण, शिक्षा और अन्य कई सामाजिक आवश्यकताएं पूरी करने वाली योजनाएं भी शामिल हैं। इस बात की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है कि समय समय पर लोगों की ज़रूरतों और मांगों को देखते हुए उनमें हमेशा यथोचित सामंजस्य किया जाना चाहिए। तथापि केवल इतना ही पर्याप्त नहीं होता कि योजनाएं शुरू कर दी जाएं। योजनाएं शुरू करने के साथ साथ यह भी ज़रूरी होता है कि लोगों को उन्हीं की भाषा में शिक्षित करने और समझाने के लिए एक व्यापक साधन और सतत अभियान चलाया जाए, ताकि उनके समझने और देखने के ढंग में जो छिद्र या गलतफहमी है उसे दूर किया जाए, क्योंकि प्रायः उसके कारण विभिन्न प्रकार के आंदोलन शुरू हो जाते हैं। इसलिए गाँव में उन्हें समझाने के माध्यम में परिवर्तन करना अत्यधिक महत्व का
है और मुझे इस बात का निश्चय नहीं कि इस दिशा में हमने जो कुछ करना है क्या वह हम कर चुके हैं। प्रगति और वृद्धि की दर में तेजी लाने के मार्ग पर चलने के लिए सामूहिक प्रयास की ज़रूरत होती है। यह ज़रूरी है कि सरकार प्रक्रिया संबंधी बाधाओं को दूर करे ताकि ऐसा वांछित वातावरण बन सके, उद्यम करने की भावना बढ़ सके, उसका विकास हो सके और वह पनप सके। हमने यही करने की चेष्टा की है। अब यह काम उद्यमियों का है कि पूंजी निवेश करके उत्पादन बढ़ाकर तथा अधिक कुशलता लाकर ज़्यादा रोजगार पैदा करें और आय बढ़ाएं। आय बढ़ने के साथ साथ मांग बढ़ेगी और इस तरह उत्तरोत्तर वृद्धि का चक्र शुरू हो जाता है। महोदय, इस तरह पूरा पिरामिड बढ़ता जाएगा। यह विचार बड़ा स्पष्ट और सरल लगता है, परंतु जब इसे हमारे जैसे विशाल आकार, जनसंख्या और सामाजिक जटिलताओं वाले देश पर लागू किया जाता है तो इसे कार्यान्वित करना अत्यंत दुष्कर कार्य हो जाता है। अब चूँकि प्रगति और वृद्धि के लिए वातावरण अधिक अनुकूल बन गया है, इसलिए अब संसाधनों का प्रश्न सामने आता है। टेक्नोलॉजी, गुणवत्ता, उत्पादकता और प्रतियोगिता के प्रश्न सामने आते हैं। इन प्रश्नों पर विचार करते समय हमें विदेशी कारकों की समस्या पर भी ध्यान रखना पड़ता है। इस संदर्भ में विदेश से निवेश और टेक्नोलॉजी अपने देश में आती रहे, यह प्रश्न प्रासंगिक बन जाता है। बाजार में प्रवेश मिलने का प्रश्न भी महत्वपूर्ण बन जाता है। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के एक भाग के रूप में ही देखना चाहिए। हम एक अलग अलग द्वीप बनकर नहीं रह सकते। हमें तो स्वयं को विश्व की प्रणाली के एक भाग के रूप में ही देखना चाहिए। इसी के साथ द्वीप का भी अस्तित्व बने रहना चाहिए और राष्ट्रीय हितों को भुलाया नहीं जा सकता। जिसे विश्वव्यापीकरण कहा जाता है, वह विश्व का एक भाग बनने का प्रयास मात्र है। इसके बाद ही हम शेष विश्व से यह आशा कर सकेंगे कि वह हमें हमारी आवश्यकता की चीज़ें प्रदान करे। मुझे विश्वास है कि ऐसा करते समय विसम्मति की कोई आवाज़ नहीं होगी, किंतु हम विश्वव्यापीकरण महज उसी की खातिर नहीं कर रहे। यह तो विशिष्ट रूप से भारत के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए, क्योंकि शून्य देकर केवल शून्य ही मिलता है। इसलिए हम अपना लक्ष्य तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम यह दिखा दें कि इससे देने वाले और लेने वाले
दोनों का लाभ है। विश्व अर्थव्यवस्था आज अधिकांशतः बाजार की ताकतों के सहारे चल रही है और यदि हम इन बातों को अनदेखा कर देंगे तो इससे हमें भी भारी हानि उठानी पड़ेगी। अपने प्रयासों में हमने इस वास्तविकता को स्वीकार करने का प्रयास किया है। विश्वव्यापीकरण से हम अभिभूत नहीं हैं, परंतु हम अपनी ओर से यथार्थ को समझने की पूरी चेष्टा करते हैं। कुछ आलोचकों ने यह कहा है कि विदेशी निवेशकर्ता हमारी अर्थव्यवस्था पर छा जाएंगे। इस संबंध में मैं केवल यह कह सकता हूं कि अब तक यद्यपि हमारी नीतियों पर अच्छी प्रतिक्रिया हुई है और विदेशी निवेश आकर्षित हुआ है, परंतु यह हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए नितांत अपर्याप्त है। आपको देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे ऊपर कल विदेशी निवेशकों के छा जाने का खतरा लग रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ उपस्थित आप लोगों में आत्मविश्वास की भावना बड़ी प्रबल है और यही इस प्रकार की आलोचनाओं का सही उत्तर है। मैं विदेशी निवेश के प्रस्तावों की दो विशेषताओं को दोहराना चाहूँगा ताकि हर व्यक्ति इस बारे में आश्वस्त हो जाए। स्टॉप।